नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बातचीत की कला पर। हमारे पास लेल लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का एक हिंदी सारांश है और इसमें है पूरे 92 सूत्र। 92 सूत्र मतलब लोगों से बेहतर रिश्ते बनाने और सफलता पाने के लिए। ये सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, 92 तो है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। मतलब सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए कौन सी बातें सबसे अहम है? क्या ये सब जानी पहचानी बातें हैं या कुछ नया भी है? देखिए, विषय तो काफी दिलचस्प है क्योंकि बातचीत जो है ना, वो सिर्फ जानकारी देना लेना नहीं है। ये असल में कनेक्शन बनाने का, संबंध बनाने का एक तरीका है। और ये 92 सूत्र, ये असल में क्या है? ये मानवीय व्यवहार और साइकोलॉजी के जो सिद्धांत है ना, उन्हें आसान तरीकों से समझाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या कहना है, बल्कि ये भी कि कैसे पेश आना है। पूरी कला है ये। इसे फर्स्ट इम्प्रेशन यानी पहला प्रभाव, सारांश कहता है कि मुस्कान और आत्मविश्वास ये सबसे जरूरी हैं। हाँ, और बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, इनका भी बड़ा रोल है। ये बातें तो हमने सुनी हैं, पर सवाल ये है कि ये असल में कितना असर करती हैं। मतलब जब पहली बार किसी से मिलते हैं। और बहुत ज्यादा, बहुत गहरा असर होता है, और वो भी लगभग तुरंत। पहला प्रभाव जो है वो अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पे, मतलब अवचेतन में ही बन जाता है, कुछ ही सेकंड्स में। अच्छा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में। हाँ। आपकी मुस्कान, जैसे लॉन्स शायद कहती हैं फ्लडिंग स्माइल, मतलब ऐसी मुस्कान जो धीरे धीरे आए, एकदम नकली ना लगे। हाँ हाँ। तो वो सामने वाले को ये सिग्नल देती है कि आप फ्रेंडली हैं, कोई खतरा नहीं। वो सहज महसूस करते हैं। और आत्मविश्वास, वो आपके खड़े होने के तरीके से, कंधों से, आपकी नजरों से झलकता है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्षमता का पहला इंप्रेशन देता है। और आई कांटेक्ट? इस इंसान में पूरी तरह से मौजूद हैं, इंटरेस्टेड हैं। सोचिए, बिना एक शब्द बोले आप कितना कुछ बता देते हैं। ये तो है। मतलब मुस्कान का भी एक खास तरीका, फ्लडिंग स्माइल, ये छोटी सी बात भी मायने रखती है। पर कभी-कभी जैसे ज्यादा आंखें मिलाना सामने वाले को अजीब नहीं लग सकता? हाँ, लग सकता है। या फिर आत्मविश्वास कहीं अहंकार जैसा ना लगे? इसमें बैलेंस कैसे रखें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बैलेंस तो देखिए बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है। हाँ। आम बातचीत में क्या होता है, आप कुछ सेकंड देखते हैं, फिर शायद नजर हटा लेते हैं, फिर वापस देखते हैं। ये नेचुरल लगता है। लगातार घूरेंगे तो यकीनन अजीब लगेगा। सही बात है। और वैसे ही आत्मविश्वास और अहंकार में भी एक पतली सी लाइन होती है। आत्मविश्वास क्या करता है? वो दूसरों को सहज महसूस कराता है, जबकि अहंकार वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने जैसा लगता है। आत्मविश्वास आपकी काबिलियत और आपकी सहजता से आता है, वो दिखावे से नहीं। मतलब ये आपकी पूरी पर्सनालिटी से झलकता है। आपकी मुस्कान, आप कैसे सुनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब मिलकर आत्मविश्वास दिखाते हैं। सिर्फ सीना तान कर खड़ा होना नहीं। समझ गई। तो पहला प्रभाव अच्छा बन गया। अब आगे बात कैसे शुरू करें? यहाँ आइस ब्रेकर्स की बात हुई है और ये भी कि सामने वाले की बातों में रुचि दिखाएं, सवाल पूछें। जी, पर कई बार खासकर किसी अजनबी से वो पहला वाक्य सोचना ही बड़ा मुश्किल लगता है। क्या किताब में कोई खास तरीका बताया है इसके लिए? बिल्कुल। आइस ब्रेकर्स का मकसद सिर्फ चुप्पी तोड़ना नहीं होता। इसका मकसद है एक सेफ, एक पॉजिटिव माहौल बनाना, जहां बात आगे बढ़ सके। अच्छा। अब आम आइस ब्रेकर्स तो हैं ही, जैसे मौसम पर बात करना। लेकिन लॉन्डिस जैसे एक्सपर्ट शायद कुछ और असरदार तरीके बताते हैं। जैसे एक तकनीक हो सकती है व्हाट्स इट। व्हाट्स इट? ये क्या है? मतलब सामने वाले ने जो कुछ पहना है या उनके पास कुछ है, जैसे कोई किताब या कोई पेन, उस पर आप जिज्ञासा दिखाएं। अरे, ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है, क्या चीज है? ओह। इससे क्या होता है, बातचीत तुरंत पर्सनल और फोकस्ड हो जाती है। और रुचि दिखाने का असली मतलब है ध्यान से सुनना और ऐसे सवाल पूछना जो बातचीत को आगे ले जाएं। हाँ, बंद सवाल नहीं। बिल्कुल, बंद सवाल नहीं। जैसे कि आपको ये इवेंट पसंद आ रहा है, इसकी जगह खुले सवाल पूछें। इस इवेंट में अब तक आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये दिखाता है कि आप सच में उनके एक्सपीरियंस को, उनके विचारों को जानना चाहते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। ये व्हाट्स इट तकनीक अच्छी लगी क्योंकि ये सीधे उस व्यक्ति पर फोकस करती है। और खुले सवाल, हाँ, ये तो बातचीत को गहरा बनाते हैं और यहीं पर शायद सुनने की कला आती है। बिल्कुल। सारांश कहता है कि अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी बातों को अहमियत देते हैं। पर अच्छा सुनना मतलब क्या? सिर्फ चुप रहना और सिर हिलाना या कुछ और भी है?
क्योंकि कई बार हम सुनते सुनते अपना जवाब सोचने लगते हैं। हाँ, ये होता है। देखिए, अच्छा श्रोता होना एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। ये सिर्फ आवाजें सुनना नहीं है। अच्छा। इसमें शब्दों के पीछे की भावनाएं, बोलने वाले के टोन का उतार चढ़ाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे चेहरे के भाव, हाथ कैसे चल रहे हैं, ये सब समझना शामिल है। एक्टिव लिसनिंग में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे बीच बीच में एक छोटी प्रतिक्रिया देना। अच्छा। ओ, समझ रहा हूं। इनको शायद एनकरेजेस कह सकते हैं। एनकरेजेस, हाँ। एक और जरूरी तकनीक है पैरोटिंग या पैराफ्रेजिंग, मतलब सामने वाले की बात को आप अपने शब्दों में दोहराएं। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, इससे क्या होता है? इससे उन्हें लगता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं और उनकी बात को वैल्यू दे रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि हम अपना जवाब सोचने लगते हैं, ये तो बहुत आम चैलेंज है। हाँ, मेरे साथ तो होता है। सच्चा श्रोता बनने के लिए जरूरी है कि उस वक्त आप अपना एजेंडा साइड में रखें और पूरा ध्यान सामने वाले पर दें। एनकरेजेस और पैरेटिंग, ये छोटी छोटी चीजें वाकई बड़ा फर्क ला सकती हैं। मतलब ये सिर्फ सुनना नहीं, ये दिखाना है कि आप सुन और समझ रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रिश्ते बनाने की। जी। सारांश में नाम याद रखने पर, पसंद नापसंद समझने पर और सामने वाले को खास महसूस कराने पर जोर है। नाम याद रखना, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। जब कोई मेरा नाम याद रखता है ना, तो अच्छा लगता है, एक कनेक्शन सा फील होता है। बिल्कुल होता है। पर कई लोगों के लिए नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी। क्या इसका भी कोई नुस्खा है? अरे बिल्कुल, नाम याद रखना तो एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे डेल कार्नेगी ने कहा था ना, किसी इंसान के लिए सबसे मीठी आवाज उसके अपने नाम की होती है। हाँ, सुना ही है। तो इसको याद रखने के लिए लॉन्ड्स जैसी लेखिकाएं कई तकनीकें बताती होंगी। एक आम तकनीक है मीट एंड रिपीट, मतलब मिलते ही नाम सुने, उसे बातचीत में एक आध बार दोहराएं, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाम। अच्छा। और फिर विदा लेते समय फिर से नाम लें। एक और तरीका है एसोसिएशन, मतलब उस व्यक्ति के नाम को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसे आप जानते हैं या उनके किसी फीचर से। एसोसिएशन, ये ट्राई कर सकती हो। और उनकी पसंद नापसंद जानना, उसका जिक्र करना, ये दिखाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है। आप सिर्फ ऊपरी बातचीत नहीं करना चाहते। और खास महसूस कराने का मतलब यही सब है। जब आप नाम लेते हैं, उनकी रुचि में रुचि दिखाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो अपने आप खास महसूस करते हैं। सही कहा, इसी से गहरे रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल, भरोसे की नींव बनती है। मीट एंड रिपीट और एसोसिएशन, ये काम के सुझाव है। नाम भूलना कई बार बड़ी शर्मिंदगी करा देता है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पर फिर से आते हैं। हाँ। सारांश कहता है कि चाल ढाल, हाव भाव, आवाज का टोन, ये शब्दों से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। और खुला आत्मविश्वासी अंदाज अपनाने की सलाह है। जी। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अंदर से घबराए हुए भी हों तो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखा सकते हैं? क्या इसे मतलब फेक किया जा सकता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, रिसर्च तो यही कहती है, जैसे अल्बर्ट मेहराबियन की रिसर्च है। हालांकि उसे कई बार बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा असर होता है। आपकी मुद्रा, मतलब आप सीधे बैठे हैं या खड़े हैं, आपके हाथ कैसे हैं, खुले हैं या बंधे हुए हैं या जेब में हैं, आपका आई कांटेक्ट, यहां तक कि आपके पैर किस दिशा में हैं। पैरों की दिशा भी? हाँ, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं पैर उसकी तरफ हैं, तो ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं। ये सब सबकॉन्शियस मैसेज भेजते हैं। अब रही बात फेक करने की, तो कुछ हद तक आप कोशिश करके अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार सकते हैं। जैसे अगर आप नर्वस हैं तो भी आप सीधे खड़े होने की, आंख मिलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि रिसर्च ये भी बताती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, आपके खुद के मूड और कॉन्फिडेंस को भी असर करती है। वो पावर पोजिंग वाली थ्योरी इसी पर है। ओह हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। हालांकि पूरी तरह से फेक करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, चेहरे के बहुत छोटे भाव या दूसरे अनैच्छिक संकेत, वो अक्सर हमारी असली भावनाएं बता ही देते हैं। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तो यही है कि आप असल में आत्मविश्वास और खुलापन महसूस करने पर काम करें। फिर बॉडी लैंग्वेज अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस से सुधार तो संभव है ही। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मन को भी असर कर सकती है, ये जानना तो बड़ा काम का है। अच्छा, अब इन सब बातों का प्रोफेशनल लाइफ में क्या रोल है? सारांश कहता है ये गुर ऑफिस और बिजनेस में तरक्की में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। सही बातचीत का तरीका, सही समय पर सही शब्द, नेटवर्किंग,
आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं कि ये स्किल्स करियर में कैसे मदद करती हैं? देखिए, प्रोफेशनल दुनिया में तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अक्सर आपकी पूरी काबिलियत का पैमाना मान लिया जाता है। हाँ। सोचिए कोई ज़रूरी मीटिंग है, उसमें आप अपने आइडियाज़ को कितना क्लियरली, कितना कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। या कोई मुश्किल क्लाइंट है या सहकर्मी है, उससे आप कैसे बात करके सिचुएशन संभालते हैं। या फिर नेटवर्किंग इवेंट्स में नए लोगों से कितनी आसानी से जुड़ते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं। ये सब आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। कैसे अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हैं, भले ही आपकी पोस्ट उतनी बड़ी ना हो। अच्छा, ये कैसे होता है? इसमें सही शब्दों का इस्तेमाल, अपनी अचीवमेंट्स को सही ढंग से बताना, यहाँ तक कि मीटिंग्स में सही जगह पर बैठना भी शामिल हो सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको बेहतर नेगोशिएटर बनाती है, टीम को मोटिवेट करने में मदद करती है और लीडरशिप के लिए तैयार करती है। और खराब कम्युनिकेशन? खराब कम्युनिकेशन से तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मुंह के हाथ से निकल जाते हैं, टीम का माहौल खराब होता है। टॉकिंग लाइक अ बिग शॉट, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर शायद इसका मतलब है कि हमें अपनी वैल्यू कम नहीं समझनी चाहिए और उसे सही से पेश करना आना चाहिए। बिल्कुल, अपनी योग्यता को अंडर एस्टिमेट ना करें और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। ठीक है, अब आखिर में सामाजिक रिश्तों की बात करते हैं। दूसरों को हंसाना, सच्ची तारीफ करना, सहानुभूति दिखाना, ये सब रिश्ते गहरे बनाते हैं। जी हाँ। क्या इनमें भी कोई खास नुस्खे हैं? जैसे तारीफ कैसी होनी चाहिए? कोई भी तारीफ चल जाती है? देखिए, इंसानी रिश्ते जो है ना, वो लॉजिक से ज्यादा भावनाओं पर चलते हैं। ह्यूमर यानी हास्य वो माहौल को हल्का करता है, लोगों को जोड़ता है। साथ में हंसना एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो है। और सच्ची तारीफ की बात करें तो लॉन्ड्स जैसे एक्सपर्ट शायद यही कहेंगे कि जनरल तारीफ से ज्यादा अच्छा है कि आप किसी खास बात की तारीफ करें। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे लग रहे हैं, बल्कि ये कहना जिस तरह आपने वो मुश्किल सिचुएशन संभाली वो कमाल था, या आपकी ये पेंटिंग बहुत यूनिक है। यानी उस व्यक्ति के काम की या उनके किसी गुण की या उनके किसी चुनाव की तारीफ करना। अच्छा, स्पेसिफिक होना बेहतर है। हाँ, और सहानुभूति वो सिर्फ मुझे दुख है कहना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहना, मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसमें उनकी बात को ध्यान से सुनना और बिना जज किए उनकी फीलिंग्स को स्वीकार करना शामिल है। ये सारी चीजें ह्यूमर, सच्ची तारीफ, सहानुभूति, ये बातचीत में गर्माजोशी लाती हैं, रिश्तों को सतही होने से बचाती हैं, उन्हें गहरा और यादगार बनाती हैं। ये इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये 92 सूत्र असल में क्या है? ये सार्थक इंसानी रिश्ते बनाने के अलग अलग धागे हैं। पहली मुलाकात से लेकर गहरी दोस्ती या कामयाब प्रोफेशनल पार्टनरशिप तक, हर स्टेप पर ये छोटी छोटी स्किल्स काम आती हैं। ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने की ट्रिक्स नहीं लगती, बल्कि ये हमें शायद ज्यादा ध्यान देने वाला, ज्यादा समझदार और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये सारे सूत्र इसी एक सेंट्रल आइडिया पर जोर देते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई रहस्य नहीं है। हाँ, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है। दूसरों पर ईमानदारी से ध्यान देना, उन्हें इज्जत देना और उनके साथ सच्चाई से जुड़ने की कोशिश करना। आप चाहें करियर में आगे बढ़ना चाहें या अपनी पर्सनल लाइफ में खुशी और गहरे रिश्ते चाहें, आपकी कामयाबी काफी हद तक इन्हीं मजबूत और पॉजिटिव इंसानी रिश्तों पर टिकी होती है। सही बात है। और लोन्स की किताब के ये सूत्र हमें उन रिश्तों को बनाने और संवारने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। तो लेल लॉन्स की किताब के इस सारांश से हमने बातचीत की कला के कई अहम और प्रैक्टिकल पहलू समझे। ये साफ है कि असरदार कम्युनिकेशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये भी जानना है कि कैसे कहना है, कब कहना है और शायद सबसे जरूरी कैसे सुनना है। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और शायद इन सारी तकनीकों और सूत्रों के पीछे जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। प्रामाणिकता, हाँ। आप दुनिया की सारी तकनीकें सीख लें, लेकिन अगर आपके अंदर दूसरों के लिए सच्ची दिलचस्पी और सम्मान नहीं है ना, तो लोग उसे भांप ही लेते हैं। सबसे असरदार बातचीत वो होती है जो दिल से हो, जो ईमानदार हो। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना और उन्हें वैसा ही खास महसूस कराना जैसा आप खुद महसूस करना चाहेंगे, शायद यही है इन 92 सूत्रों का असली सार, सबसे बड़ा सूत्र। और यहीं पर एक ख्याल आता है सोचने के लिए, आज की जो ये डिजिटल दुनिया है, जहां हम ज्यादातर स्क्रीन के जरिए बात करते हैं, टेक्स्ट से या ईमेल से, हाँ,
कहीं हम आमने सामने की बातचीत की ये जो ज़रूरी बारीकियां हैं इन्हें खो तो नहीं रहे? जैसे बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे इशारे पढ़ना या किसी की आवाज़ के उतार चढ़ाव से उसकी अनकही बातें समझना, बात तो सोचने वाली है। या फिर बिना मोबाइल देखे किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनने का हुनर। कहीं ये सब कमज़ोर तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेक्निकली तो बहुत कनेक्टेड हो गए हैं पर इमोशनली जुड़े हुए कम रह गए हैं? ये गहरा सवाल है। इस पे ज़रूर सोचना चाहिए।